जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से 2025 के 10th क्लास का एग्ज़ाम के देखते हुए ये 2025 के 10 के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो कि एग्ज़ाम के देखते हुए एक प्रिपरेशन किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। और पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। कह रहा है पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो हमारा आंसर होगा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि 20 नंबर का हमेशा आता है कुछ वर्षों से। तो इसी के ध्यान में रखते हुए 20 क्वेश्चन को हम सेट किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, शुक्ल युग के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, निबंध। चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, निबंध। निबंध। ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर फिर से सुनिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, गबन किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शुक्ल युग की अवधि यानी कि समय बताइए, समय अवधि बताइए कि शुक्ल युग कब से कब तक चला। ऑप्शन नंबर है 1936 से लेकर 1943 तक, 1919 से लेकर 1938 तक, 1900 लेकर 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आप लोग दोस्तों बताइए, कमेंट कीजिए कि 1919 से लेकर 1938 तक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। ऑप्शन नंबर बी, 1919 से लेके 1938 तक की है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम से प्रिपरेशन है 2025 के लिए 10th क्लास के छात्रों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब रखिए दोस्तों। फिर सुनिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है। आत्मकथा की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की है, भारतेंद्र युग की है, प्रगतिवादी युग की है, या छायावादी युग की है। तो ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग की है। ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर है दिया है रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, हरिवंश राय बच्चन। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए इस पेपर को सेट करने में बहुत काफ़ी समय लगा है। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा प्यार दुलार दीजिएगा। तो देखिए अगले प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है।
तो हम बताएं कि ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन का है। ठीक है दोस्तों, और अगले प्रश्न है जो 8वां, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अगले प्रश्न पर बढ़िए जल्दी जल्दी। आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन नंबर दिया है इसमें सन 1843 से अब तक, 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि 1918 से लेकर 1936 तक, 1936 से लेकर 1943 तक दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा? 1843 से लेके अभी तक। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते रहे। मोतीराम किस युग के लेखक हैं? सॉरी दोस्तों, मोतीराम किस युग के कवि हैं? मोतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के या रीति काल के? ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी, मोतीराम किस युग के कवि हैं? तो रीति काल के हैं। किसके कवि हैं? रीति काल के। ठीक है दोस्तों, आगे चले। हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव, शोक होगा, रीति होगा, हास्य होगा या निर्वेद होगा? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हास्य होगा, हास्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, बोल रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलूने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप प्राय प्रकाश है दोस्तों। जो लाइन खींच दिए थे इसके वजह से नहीं दिख पाया। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, या रूपक है, या सलेश अलंकार है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन चारों में से आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों, कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। ऑप्शन कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 4, ये सही है। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण, आकर्षण, देखिए यहाँ पे आकर्षण, आ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि देखते ही या पढ़ते ही आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का डी सही है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ का किया गया। किसका किया गया है? आ का। प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 15, ऑप्शन दिया है 2, 5, 6, 3। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 3 होते हैं। पीताम्बर में 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्सम पुरुष। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंसू का तत्सम रूप है? आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना या आंख? क्या होगा दोस्तों? अश्रु होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए
उदाहरण, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर यह है कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार प्रश्न देखिए दोस्तों, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कर्म की प्रधानता होती है। 19 नंबर प्रश्न में पढ़ते हैं, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन नंबर है षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जल्दी बोलिए, जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। ठीक है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न का। निम्न में सर्वनाम है, मनुष्य है या वचन बचपन है, वह है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वह, निम्न में से सर्वनाम क्या है? वह। आप लोगों को तो सर्वनाम और नाउन की परिभाषा, प्रोनाउन और सर्वनाम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं और नाउन को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो कंटिन्यूटी देखने को मिलती रहेगी दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, देखिए सारा सेट पेपर का सेट कर दिए हैं दोस्तों कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। देखिए निम्नलिखित गद्यांश दिया है कि वर्णनात्मक में खंड ब कहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 6 नंबर आपको मिलेगा, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। ठीक है ना? तो दोस्तों ये गद्यांश का उत्तर है। देखिए कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक भाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए दोस्तों, जितना अंडरलाइन होगा उतना का ही हमको व्याख्या करना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में जब हम बैठेंगे अपना तो ध्यान रखना चाहिए कि जितना अंडरलाइन है उतना का ही हमें व्याख्या करना है, इससे ज़्यादा का नहीं व्याख्या करना है। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करेंगे, उसको बढ़ावा चढ़ावा देंगे तो और उसी उत्तम है। लेकिन जितना पूछा गया है उतना ही आप दीजिए, उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करिए और तुरंत। पहला प्रश्न कहा है कि उपयुक्त गद्यांश लिखिए, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है दोस्तों, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा प्रश्न कहा है गद्यांश के जो रेखांकित, देखिए यहाँ पे बोला है ना कि रेखांकित अंश का, जो रेखांकित अंश है उसी का व्याख्या कीजिए, इसके अलावा नहीं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न और है अथवा करके दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध, परमपिता के इच्छा के विरुद्ध, परमपिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बच रहा जाएगा? तो इतना के देखिए, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? इतना का ही हमको क्या करना है। तो ऐसे ही 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों में से आप किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों,
पहला हम लेकर आए हैं, उस रेखांकित अंश की व्याख्या जो है आप लोग संदर्भ कर लीजिएगा। संदर्भ हम जुबानी ही बोल दे रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न था कि यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं का शुक्ल जी का है, मित्रता नामक शीर्षक से। अब देखिए इसका संदर्भ जो लिखना है पहला का, तो संदर्भ में है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये अपन हमारा संदर्भ होगा। अब उसकी रेखांकित जो व्याख्या है उसका अंश का, उसी को करना है हमें दोस्तों। तो देखिए दिख रहा है व्याख्या में कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव यानी कि उनकी बोलचाल, रूप, रहन सहन एक जैसा हो और उनकी रुचियाँ समान हो, वरना भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। माने अलग लोगों के विचार हो, भाव हो, ऐसे दूसरे लोगों से भी मित्रता हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक जैसा ही लोग सोचते रहे। ठीक है दोस्तों, समाज में व्याप्त भिन्नता को देखकर निर्धन धनी की और निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत विनम्र एवं गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उनके विपरीत समय में उचित परिणाम मिल सके। ठीक है दोस्तों, यही हमारा व्याख्या है। तीसरा प्रश्न बोला था कि भिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। भिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह एक दूसरे के व्यक्ति में देखता है उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। ठीक है दोस्तों, यही है प्रश्न का उत्तर। जो दूसरा का जो प्रश्न जो बोला था अथवा करके उसका है, उसका भी संदर्भ ऐसे ही बोल दे रहे हैं जो कि याद है। इस अथवा करके दिया था उसका है दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उनकी ये दो अथवा करके दिया था उसका व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, ये इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा कुछ पल के लिए हम वीडियो को पुश करके रखे हैं, मैंने ऐसे ही कंटिन्यूटी करके रखे हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, हम तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं। पहला है कि चरण कमल बंदो हरि राव, जाकी कृपा पंगु गिरी लेहाव। अब अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छन धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये एक दोहा है जो पद्यांश से लिया गया है। इसका हमें व्याख्या संदर्भ करना है। ऐसे ही पेपर में गद्यांश में 2 दिया रहेगा और गद्यांश में 2 में से किसी एक को करना है। उसी तरह पद्यांश में भी 2 दिया रहेगा प्रश्न, जिसमें से एक को करना है। जो आए उसको कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अथवा करके एक और दिया है प्रश्न। सुनि सुंदर वैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तीहे, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी देही अवसर से ही रावे, अलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग ताड़क
में भान उदय विसगी मनु मंजुल कंज कली। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा है पद्यांश में भी और गद्यांश में भी ऐसे ही। तो देखिए पहला का जो दिया है उसका आंसर देखिए, पहला का आंसर है संदर्भ। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक शीर्षक से लिया गया। हमारी पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ये दोस्तों इसका प्रसंग व्याख्या सीधे बता रहे हैं दोस्तों। भक्ति शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी भक्त कह रहे हैं शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, जिनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी, जो व्यक्ति लूल्हे होते हैं, लंगड़ा होते हैं, वो भी पर्वतों को लांघ लेते हैं। लांघ लेने का मतलब होता है कि चलने लगते हैं, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनकी भी दिखाई देता है। जो गूंगा होते हैं पुनः बोलने लगता है। इसकी दरिद्र व्यक्ति पर कृष्ण के चरणों को, कृष्ण के बारे में कैसे वर्णन करते हैं सूरदास जी कि जो दरिद्र होता है, माने जो गरीब होता है, वो भी व्यक्ति कृष्ण के चरणों की कृपा से जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राजपद छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना प्रणाम सिर झुकाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला का प्रश्न है, थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, इसको रोक के रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तभी लोग कहेंगे कि वीडियो इतना बहुत लंबी हो गई। प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी एक का। ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीनों में से किसी एक का या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, या तो जयशंकर प्रसाद जी का, या तो रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर तीनों में से किसी एक भी व्यक्ति का जीवन परिचय याद है तो उसको कितना मिलेगा दोस्तों? 5 नंबर। कितना? 5 नंबर। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। उसी प्रकार कभी कभी जैसे गद्यांश वैसे ही पद्यांश, पद्यांश में भी 3 लेखकों का नाम देगा, 3 कवियों का नाम देगा, जिसमें से तीनों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देना होगा। और दोनों में 5-5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला है कि गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास जी। इन तीनों कवियों के किसी एक कवि का भी जीवन परिचय याद हो तो आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग 2-3 लेखकों के नाम या 2-3 कवियों के नाम याद करके रखिएगा और एग्ज़ाम में जाकर धुआं कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने और 7 नंबर प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई भी श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न पत्र में जो न आया हो, कविता जिसको बोलते हैं कविता, श्लोक, ठीक है,
देखिए यहाँ पे जीवन परिचय हम रामचंद्र शुक्ल जी का दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम बोलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिए ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है, आगे बढ़िए। कहाँ आ गया? उसी प्रकार सूरदास जी का यहाँ पे जीवन परिचय है, सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय है यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना? सूरदास जी का ही ये जीवन परिचय है। लगातार देखिए, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक आया है। थोड़ा यहाँ पे कट हो गया, पीपीटी बनाने में जो समय लगता है दोस्तों, बहुत ध्यान, तो इसको नोट कर लीजिए। सूरदास जी का ये जीवन परिचय है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब दिया है कि प्रश्न में किसी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसमें से आपको 7 नंबर मिलेगा। किसी एक विषय पे आप निबंध लिखिए, या तो पर्यावरण पे, या आतंकवाद पे, या जनसंख्या, या नारी शक्तिकरण पे, जो भी याद हो किसी एक को लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। कितना? 7 नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका हम प्रश्न नीचे, उसका जो उत्तर है नीचे हम स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं आपको। 7 नंबर आपको मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या तो शादी हो, या तो छुट्टी के लिए, जो भी हो। अथवा में करके दिया है कि मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अपने दोस्त के लिए मित्र को पत्र लिखेंगे तो उस पर टोटल 4 नंबर मिलेगा। या तो शिकायत के लिए लिखेंगे रेलवे, मध्य रेलवे के बारे में, तो उस पर भी 4 नंबर। अथवा करके या तो मित्र वाला लिखिए या तो रेलवे वाला लिखिए, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, हम जो 4 प्रश्न था उसमें हम नारी शक्तिकरण पे इसका प्रस्ताव किए हैं, उसका उल्लेख किए हैं। आप लोग देख लीजिए, कुछ पल के लिए हम वीडियो को कंटिन्यूटी कर रहे हैं, पढ़ने में चूँकि टाइम लग जाएगा दोस्तों। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा है तो इसको कई पार्ट में, 2 पार्ट में बनाए हैं, थोड़ा देखते रहिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी का टॉपिक है, निबंध का। आप छोटे छोटे भागों में लिखते रहिएगा। यहीं पे ये कहाँ, ये एक्सरसाइज जो भी हो, यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जो कि उनको भी लाभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद। अगला कल हम एक
कल 10th के वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि पंकज सर आप लोगों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।